जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 1 फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री है ये, और 9th क्लास में फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की। और हम बात करेंगे आज सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1। तो स्टूडेंट्स, अगर सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1 की तरफ देखें तो यहाँ पे पूछा ये जा रहा है सेल्फ असेसमेंट 1.1 में कि आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ रिलेटेड टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो को रिलेट करती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है। सो हेयर कंटेन अ स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन्स। जो हमारे बाल हैं उसमें स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन्स होते हैं कॉल्ड केराटिन्स। हमारे बालों में एक प्रोटीन है केराटिन्स, विच आर प्रेजेंट इन नेल्स एंड वूल, जो कि डेफिनेटली प्रेजेंट होता है नेल में और वूल में। प्रोटीन्स कंटेन चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स, और प्रोटीन्स में जो है वो कार्बन एटम की चेन्स भी होती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक ये कौन सी ब्रांच होगी? तो I will suggest you a branch named as biochemistry. ठीक है जी, सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी द आंसर बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद चलते हैं अपने सेकंड टेस्ट योर सेल्फ असेसमेंट की तरफ। एसिटाइलिन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। एसिटाइलिन का फॉर्मूला आप देख लें, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटाइलिन। तो एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, अल्काइंस इसको हम कहते हैं, अल्काइन फैमिली से ये बिलोंग करता है। और कंटेन्स द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। और ये आपको नजर आ रहा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। लेट मी यूज अनदर पेन। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होंगे तो ये कौन सी ब्रांच होगी? तो जब भी एसिटाइलिन हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी हो तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस। So let's move towards the third part of this question. White lead is a pigment used by artists. White lead जो है एक पिगमेंट है, आर्टिस्ट यूज करते हैं फॉर सेंचुरीज। द मेटल लेड, ये लेड का सिंबल है, इन द कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर गैलिना, ये एक उसका ओर है। तो ये कौन सी ब्रांच होगी? तो आई थिंक सो ये जो ओर की एक्सट्रैक्शन है ये मेटलर्जिकल प्रोसेस है, इसको आप कह सकते हो। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील किया जाता है। ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है, लेड की एक्सट्रैक्शन जो है इसको हम मेटलर्जिकल प्रोसेस से जो है वो काउंट करेंगे। उसके बाद दे आर आस्किंग द फोर क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्सट्रीमली कॉरोसिव। कॉरोसिव मीन चुभन, जलन पैदा करने वाला, ठीक है, स्किन के लिए। तो इसका आंसर जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा इसका भी, ठीक है, क्योंकि एसिड्स की डीलिंग, जो एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की डीलिंग भी जो है ऐसे में होती है। सो इसका आंसर भी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। गैसेस जो है वो कंप्रेस की जा सकती हैं जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो। तो ये कौन सी केमिस्ट्री होगी अगर आप गैसेस पे प्रेशर वगैरह अप्लाई कर रहे हो? तो दैट इज गोइंग टू बी अ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में गैसेस को इंटरप्रेट किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स सिक्स क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है। सिक्स क्वेश्चन में जो है वो पूछा जा रहा है, मीट मिल्क एग्स कंटेन लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये कौन सी ब्रांच उसकी? तो ये मीट मिल्क जो है ये और बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड स्टडी है। तो बायोमोलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है सातवां क्वेश्चन, एलिमेंट रेडियम decays by emitting alpha particles and is converted into another element, radon, right। रेडियम जो है, रेडियम ये कन्वर्ट हो गया है रेडॉन में। रेडॉन जो है वो आयरन होती है। ये एलिमेंट का एक से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होना, इसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। तो ये ट्रांसम्यूटेशन कौन सी ब्रांच में हो रही होती है? डेफिनेटली ये कोई डीलिंग है न्यूक्लियस से रिलेटेड, तो ये होगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद जो है एट्थ क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट योर सेल्फ का। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
कैलोरीमीटर कैलोरीज नापने के लिए जो है एक डिवाइस होती है, इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ हीट a substance absorbs on heating और emits on cooling। तो इसको जो हम कंसीडर करेंगे, ये जो कैलोरीमीटर की स्टडीज़ हैं इसको हम फिज़िकल केमिस्ट्री में जो है वो स्टडी करेंगे। सो फिज़िकल केमिस्ट्री जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट की तरफ। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.2 की। राइट एम्पिरिकल formulas of the following compounds containing carbon to hydrogen in the following ratios। अब हमारे पास क्या करना है, हमने एम्पिरिकल फार्मूलाज जो हैं वो कंपाउंड्स के लिखने हैं। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग टू हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग फार्मूलाज। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो दे आर सेइंग के कार्बन टू हाइड्रोजन जो है हमने इसको इंटीग्रेट करना है। सो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, सो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, और अगर हम इस तरफ देखें तो 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो हमें आइडिया होगा कि ये एम्पिरिकल ऑलरेडी एम्पिरिकल है, क्योंकि 1:4 एक सिंपलेस्ट रेशो है, और 2:6 को जो है आप सिंपल कर सकते हो, 2 1s are 2 3s are, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH3। ठीक है, और अगर इसको सॉर्ट आउट करोगे तो 2:2 है, इसको सिंपल करोगे तो 1:1 हो जाएगा, तो CH इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। और अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6:6 है, तो 6 1s are 6 1s are, तो इसका हो जाएगा CH। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। और ज़रा थोड़ा सा आगे भी देखते हैं, आगे भी मज़ीद क्वेश्चन जो है वो दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमसे वो पूछ रहा है, इज़ आस्किंग फॉर मैनी कंपाउंड्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम। फॉर एग्जांपल जैसे पानी है, ये पानी का एम्पिरिकल फार्मूला यही होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा। अमोनिया गैस का भी ऐसा ही होगा। मीथेन गैस का भी आपको मैंने बताया कि जो फार्मूला बन रहा है वही एम्पिरिकल भी है। सल्फर डाइऑक्साइड का भी ऐसा ही है। सो कैन यू शो इट वाई, ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज कंपाउंड्स, the molecule of these compounds contain atoms in their simplest ratios। so that is going to be the possible good answer for this। और ये हमारे पास जो है टीचर में गिव न्यूमेरिकल एग्जांपल टू डिटरमिन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, तो एक टीचर इसकी एग्जांपल भी दे दे। तो ये फिलहाल एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं क्वेश्चन के अंदर। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस थिंग, और इसका आंसर ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट असेसमेंट की तरफ, सेल्फ असेसमेंट की तरफ 1.3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट की 1.3 की। और 1.3 में जो है अब बताया जा रहा है कि एस्पिरिन, जिस तरह डिस्प्रिन वगैरह होती है इसको एस्पिरिन कहते हैं, इज़ यूज्ड एज अ माइल्ड पेन किलर। डिस्प्रिन की गोली खाने से ज़रा थोड़ा बहुत दर्द कम हो जाता है बॉडी में, कहीं पर भी हो रहा हो। सो देयर आर 9 कार्बन एटम्स 8 हाइड्रोजन एटम्स। सो देयर आर 9 कार्बन एटम्स 8 हाइड्रोजन एटम्स एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स तो ये एस्पिरिन का मैंने आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बना के दिखा दिया है। ठीक है, इन दिस कंपाउंड, सो राइट इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो ये इसको तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ही कहेंगे। सो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा जो अभी मैंने लिखा है, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये होगा कि अब हमारे पास रेशो क्या आ रहा है, इफ़ यू जस्ट थिंक एंड थॉट अबाउट, तो रेशो हमारे पास आ रहा है ऑफ दिस न्यूमेरिकल इज समथिंग लाइक, लेट मी डू इट ओवर हियर। ओके, सो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला आ रहा है दैट इज़ ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H8 और O4। इसका रेशो अब क्या हो सकता है, 9:8:4। तो आई डोंट थिंक सो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है,
और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी स्टूडेंट्स जो है वो यही रहेगा, C9H8 और O4 ही रहेगा। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी कहलाएगा, बिकॉज इसको आप और सिंपल नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसको सिंपल अगर हम कर सकते तो ज़रूर करते, लेकिन नहीं हो सकता ये रेशो सिंपल। याद रखिए इन दोनों को सिंपल नहीं करना आपने। लेट्स से दैट के 2 आर और 2 4s आर और फिर 9 एज इट इज लिख दिया, ऐसा नहीं। एक ही डिजिट के साथ सब सिंपलीफाई होने चाहिए। सो यू हैव टू क्रिएट सिंप्लिसिटी विद ऑल दीज डिजिट्स। तो ऐसा हो नहीं सकता, तो लिहाजा जो एम्पिरिकल फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वही एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है जी, विनेगर इज 5% एसिटिक एसिड। जो विनेगर कहते हैं सिरके को। तो सिरका जो है उसमें एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। इट कंटेन्स 2 कार्बन। आप देख सकते हो, अगर मैं इधर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बनाऊं तो दैट इज समथिंग लाइक CH3COOH। और इसमें देखे जाए तो 2 कार्बन है C2, और इसमें 4 हाइड्रोजन है और इसमें 2 ऑक्सीजन है। सो दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ acetic acid, and that is also the molecular formula, or you can say condensed formula। condensed formula भी आप कहते हो। याद रखना जो फॉर्मूला होते हैं, जो फॉर्मूली होते हैं, फॉर्मूली उनकी 4 टाइप्स होती हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला, द स्ट्रक्चरल फार्मूला, द कंडेंस्ड फार्मूला एंड द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो ये आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ोगे, लेकिन ये है कि अभी ज़्यादातर जो कंडेंस फार्मूला होता है यानी CF और स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बने हुए नज़र आ जाते हैं, कंडेंस फार्मूला भी बने हुए नज़र आ जाते हैं मॉलिक्यूलर, और डॉट एंड क्रॉस तो बहुत कम नज़र आते हैं। सो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू इज़ कि हमारे पास जो है एसिटिक एसिड है, राइट। एसिटिक एसिड इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स। इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं और 4 हाइड्रोजन हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। और इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सो स्टूडेंट्स अब देखो, हम इसको जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस एंटिटी को, इस क्वांटिटी को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसको देखें तो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2। ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा एसिटिक एसिड का, ठीक है। और इसको अगर हम देखें 2:4:2 आ रहा है, तो 2 1 2 2 2 1। सो okay, so this is the empirical formula CH2O। so this is the empirical formula of acetic acid, right। so ये आपको अब याद रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैफीन आपको कह लें कि ये कोका कोला और डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स में भी मिलती है और कॉफ़ी में भी मिलती है आपको। दिस इज द फार्मूला C8H10N4O2। राइट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कैफीन। तो एम्पिरिकल फार्मूला डेफिनेटली आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 8:10:4:2। तो 2 4s are 2 5s are 2 2s are 2 1s are। सो दीज आर द रेशियोज। इसी को आप एटम्स के साथ लगा दो, C4H5N2 और O। so this is the empirical formula। so this is the empirical formula of caffeine, right। तो हमने एक मॉलिक्यूल को आज और समझा है, that is caffeine। okay, so let's go ahead and talk about assessment number 1.4। स्टूडेंट असेसमेंट नंबर 1.4 की बात करें तो देयर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1.4। पोटेशियम क्लोरेट इज यूज्ड कॉमनली फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसको हीट किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट को जो है वो हम हीट करेंगे। हीट करने से जो है पोटेशियम क्लोराइड जो है वो अलहदा हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। अगर टेस्ट ट्यूब लोगे ना आप, टेस्ट ट्यूब में आप जो है अपने लैब में जाके टेस्ट ट्यूब्स देखनी है, टीचर से कहें टेस्ट ट्यूब आपको दिखाए। तो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो है आप क्या करोगे, थोड़ा सा पोटेशियम क्लोराइड डाल दोगे। और पोटेशियम क्लोराइड डालने से क्या होगा कि जब आप इसको हीट करोगे, बंसन बर्नर पर रख के इसको हीट करोगे, तो फिर ऑक्सीजन गैस बनती हुई बाहर आएगी। यानी एक ये पाउडर है, इस पाउडर से एक अलग पाउडर बन जाएगा, एक और सॉल्ट बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होगी। तो लिहाजा दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो कॉमनली यूज़ होता है लेबोरेटरी में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए, और इसका फार्मूला मैथ निकालना है, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसका फार्मूला मैथ हम निकाल सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। पोटेशियम, क्लोरीन एंड वी हैव ऑक्सीजन विच इज़ 3 इन क्वांटिटी, राइट, 3 इन क्वांटिटी। और सब एटम्स को आपस में प्लस करना होता है, ठीक है।
So potassium is something like 39, chlorine is something like 35.5, और कैलकुलेटर्स निकाल लें आप, और 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 16 को, क्योंकि ये जो मैसेज है स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मैसेज याद होने चाहिए, क्योंकि मैसेज अगर आपको याद नहीं होंगे तो फिर इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कैलकुलेट द फार्मूला मैस। ठीक है, फार्मूला मैस हम निकालने लगे, और फार्मूला मैस उन कंपाउंड्स का निकाला जाता है जिनमें कोई आपको मेटल नज़र आ जाए। इसमें जो आपको ये पोटाशियम नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस थिंग इज़ मेटल, ये मेटल है। सो दैट्स वाई आप इसको जो है फार्मूला यूनिट कहोगे, इस पूरे फार्मूले को ना, KClO3 को आप फार्मूला यूनिट कहोगे। क्या बोलोगे? फार्मूला यूनिट। और फार्मूला यूनिट का हमेशा फार्मूला मैस निकाला जाता है। और ये जो हमारे पास फार्मूला यूनिट है KClO3, और इसी तरह से लेट्स से दैट H2O है या H2SO4 है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्यों हैं? और इनको मॉलिक्यूल कहेंगे, और इनका मॉलिक्यूलर मैस निकलता है। मेथडोलॉजी सेम होती है, लेकिन इसको मॉलिक्यूल कहेंगे। इसमें कोई मेटल नहीं है, इसमें तो मेटल नज़र आ रहा है ना आपको, पोटाशियम इज़ अ मेटल, सो दैट्स वाई यू टॉकिंग इट, क्या ये फार्मूला यूनिट है, उसका फार्मूला मैस निकल रहा है। तो इसमें HSO ये सब नॉन मेटल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मैस निकलेगा। मेथडोलॉजी सेम है निकालने की। सो ये पोटाशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, और 3 हमारे पास ऑक्सीजन है। सो 39 हमने ले लिया पोटाशियम, क्लोरीन हमने 35.5 ले लिया, और हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 16 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, इसका आंसर जो है वो 74.5 होगा। और फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 को 16 के साथ, तो आई थिंक सो इसका आंसर जो है वो 48 होगा। तो इसका आंसर 48 होगा। और अगर हम 48 में जो है वो जमा कर देंगे 74.5 को हम जमा कर देंगे 48 में, राइट, तो वी कैन गेट द आंसर 122.5। तो जो फार्मूला मैथ्स तो स्टूडेंट्स, उसका आंसर जो है वो AMU में निकाला जाता है। सो इसका आंसर AMU में निकाला जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, द फार्मूला मैथ्स, राइट, दिस इज गोइंग टू बी द फार्मूला मैथ्स। एंड AMU स्टैंड्स फॉर द यूनिट्स मैथ्स, राइट, इसको आप यूनिट्स मैथ्स कहोगे। सो दिस व्हाट वी हैव द आंसर 122.5 AMU, राइट। और इन दोनों को जमा करने से वी गॉट दिस वैल्यू, और इन दोनों को जमा करने से वी गॉट दिस वैल्यू। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सो व्हेन बेकिंग सोडा, ये हमारे पास बेकिंग सोडा इज हीटेड, बेकिंग सोडा को ये मीठा सोडा भी कहलाता है, ये घरों में अमूमन होता है पकोड़े नरम करने के लिए। इसको अगर आप गर्म करोगे, ठीक है, इज हीटेड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड, तो इसकी क्वेश्चन भी यही होगी कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, राइट, वी कॉल इट एज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, तो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग ऑफ कुकीज़, डेफिनेटली ये जो पकोड़े हैं थोड़े से फूल जाते हैं, तो उसको आप कहोगे राइजिंग ऑफ कुकीज़ के लिए ऐसा होता है, ये करता है बेकिंग सोडा, ऐसा करता है। एंड ब्रेड, और जो ब्रेड है उसको भी फुला देता है। सो ब्रेड को फुलाने के लिए और भी डिफरेंट केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ ये बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं होता। बहरहाल, सो डिटर्मिनिंग द फार्मूला मैसेज ऑफ इट, इनका भी फार्मूला मैस निकालना है, बेकिंग सोडा का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फार्मूला मैसेज निकालने हैं हमने, ठीक है। सो वी कैन टेक आउट द फार्मूला मैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का आप फार्मूला मैस भी कह सकते हो, और मॉलिक्यूलर मैस भी वैसे आप कह सकते हो। सो बेकिंग सोडा का तो फार्मूला मैस ही होगा। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट दिस आउट। ओके, सो व्हाट वी हैव, baking soda, NaHCO3, right? Okay, so sodium is gonna add up with hydrogen and plus carbon and plus 3 oxygen, ठीक है। सो सोडियम का मास 23 याद होना चाहिए आपको, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1.008 होता है, लेकिन यू कैन जस्ट कॉल इट एज 1, और 12 होता है कार्बन का, और 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 16 से, ऑक्सीजन का 16 मास होता है। सो इन सब को जमा कर लेते हैं, वी गॉट 24 और 48 होगा ये। सो 12 प्लस 48, और अगर हम इन दोनों को जमा कर लेंगे दैट बिकम्स 60, और 60 प्लस 24, राइट, और इन दोनों को जमा करेंगे तो वी कैन गेट आउट विद 84, राइट, 84 AMU, ये हमारे पास निकल आया है मैस, दैट इज नोन एज द फॉर्मूला मैस,
ठीक है, यह है फॉर्मूला मैस। किसका निकाला है अब हमने? सोडियम बेकिंग सोडा का निकाला है, ठीक है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका हमने निकाला। इसके अलावा हमसे कह रहे थे कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकालना है। सो लेट्स टेक आउट द वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। सो कार्बन क्या होगा? 12 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन्स। ओके, सो यहाँ होगा कार्बन 12 प्लस 2 और यहाँ पर 16 से आप इसको करोगे। सो कैन आई गेट आउट विद 32 और ये 12 होगा। सो व्हाट यू गेट आउट ऑफ दिस 42 44 हो जाएगा, 44 AMU। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यूज। ये 44 AMU आपने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला मैस निकाल लिया और इस तरह से आपने फॉर्मूला मैस जो है वो निकाल लिया बेकिंग सोडा का। सो दोनों का फॉर्मूला मैस आपने निकाल लिया। Okay students, let's go for the third question of this self-assessment. Following compounds are used as a fertilizers. ये fertilizers हैं, that is urea and that is the formula of urea and that is ammonium nitrate और ये formula ammonium nitrate का। ये जो यूरिया है इसका मैं आपको structural formula भी बताता हूँ। that is carbonyl, इसको हम carbonyl कहते हैं और दोनों तरफ इसके amino group होता है, right? ये दोनों तरफ amino group होता है and that is the structural formula of urea, right? So this is amino group, दो अमाइनो ग्रुप्स होते हैं, आप यहाँ पर भी देख रहे हो और यहाँ पर भी देख रहे हो। और ये जो ग्रुप है दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, राइट। और इस तरह से आप क्या करोगे, अब इनका आपने क्या निकालना है? फॉर्मूला मैसेज, राइट। फॉर्मूला मैसेज अभी भी निकालेंगे हम, अभी फॉर्मूला मैसेज ने हमारी जान नहीं छोड़ी है। ओके, सो सबसे पहले जो है हम फार्मूला मैस निकालने की कोशिश करते हैं यूरिया का, ठीक है। लेट्स टेक आउट द फार्मूला मैस ऑफ यूरिया। यूरिया मैंने आपको बताया कि इसमें कार्बोनाइल होता है और इसमें दो अमीनो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी फार्मूला लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो ग्रुप है अमीनो ग्रुप, आप इस साइड पे लिख लो, इस साइड पे लिख लो, इट्स ओके। ओके, लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पर देखनी है, थोड़ा सा ज़रा सेंसिटिव तरीके से आपने इसको सॉर्ट आउट करना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन है, सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट्स ओके। अब नाइट्रोजन देखें, ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस कहते हैं इनको, पैरेंथेसिस, वी यूज्ड टू कॉल इट एज पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस के गिर्द आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास 2 है। सो व्हाट वी गोना डू, 2 को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे और फिर प्लस लगाएंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी गेट इन द एंड, राइट। सो कार्बन का क्या होगा? 12, ऑक्सीजन का 16 होता है मैस, और नाइट्रोजन का याद रखिएगा 14 होता है, और हाइड्रोजन का जो है वो 1 होता है। सो 12 प्लस 16 प्लस 2 4 28 प्लस 4 1 2 4। सो इसको मजीद अगर हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो वी कैन ऐड अप दीज वैल्यूज, दैट बिकम्स 32 एंड 16 26 28 and we can add up these two guys और यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे 30 हो जाएगा, 30 plus 30 60, 60 AMU. So this is going to be the 60 AMU is going to be the answer, right? So that is the formula mass. अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि जब सब नॉन मेटल्स हों तो आप इसको फॉर्मूला मैस के अलावा डिक्लेयर कर सकते हो, क्या? मॉलिक्यूलर मैस। आप इसको मॉलिक्यूलर मैस भी कह सकते हो, यू कैन कॉल इट एज अ मॉलिक्यूलर मैस। आप ये दोनों बातें कह सकते हो। सो डोंट नीड टू गेट वरी कि हम इसको सिर्फ फार्मूला मैस ही कहें, आप इसको मॉलिक्यूलर मैस भी कह सकते हो। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट में हमें जो है वो अमोनियम नाइट्रेट जैसा कंपाउंड बता रहा था, अमोनियम नाइट्रेट, राइट। और अमोनियम नाइट्रेट जो है दैट इज अमोनियम, इसको अमोनियम कहेंगे, और दैट इज नाइट्रेट, इसको नाइट्रेट कहेंगे, ठीक है। यू डोंट नीड टू राइट द पैरेंथेसिस, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? अब क्या होगा कि यहाँ पर आप देखो, थोड़ा फॉर्मूला कंडेंस कर लो, 2 नाइट्रोजन है, सो 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इसमें 4 हैं और ऑक्सीजन इसमें 3 है। सो दैट इज द कंडेंस फार्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, वेरी कंडेंस, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बल्कि आप इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहोगे, ठीक है। अब क्या होगा कि वी हैव 2 नाइट्रोजन, सो कैन आई डू इट लाइक दिस, प्लस 4 हाइड्रोजन, ओके, सो एंड 3 ऑक्सीजन, राइट। सो और नाइट्रोजन का मास जो है वो होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। सो 28 प्लस 4 प्लस 48, ओके, सो 32 प्लस 48
32 में 2 इधर ऐड कर दें, 50 50 80 AMU। सो 80 AMU जो है वो क्या होगा, फॉर्मूला मैस। और देखो इसमें सब में नॉन मेटल्स हैं, ये भी हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो आप इसको मॉलिक्यूलर मैस भी कह सकते हो, यू कैन कॉल इट एज अ मॉलिक्यूलर मैस, जैसे हमने पहले कहा था। सो आई होप कि आपको जो है इस टेस्ट योर सेल्फ में जो है दोनों की फार्मूला मैथ्स निकालने आ गए होंगे। सो इट्स सो इजी टू डू दैट, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपसे आयन्स के ऊपर सेल्फ असेसमेंट की 1.5 की, राइट। सो एन ऑक्साइड आयन विच इज O-2 हैज -2 चार्ज। हमने बताना है कि ऐसा क्यों है, राइट। ओके, सो एन ऑक्साइड आयन हैज़ अ न्यूक्लियस ऑफ 8 प्रोटॉन्स, यानी ऑक्सीजन जो है अगर हम देखें ऑक्सीजन की तरफ तो इसमें टोटल जो है न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं। सो प्रोटॉन की वैल्यू 8 है एंड 8 न्यूट्रॉन्स, उसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू भी जो है वो 8 है। सो अराउंड द न्यूक्लियस सो देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्साइड आयन। और बाहर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, पहले शेल में 2 घूम रहे हैं और दूसरे शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूमने की तादाद जो है वो 8 है, ठीक है। सो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, वैसे 8 प्रोटॉन्स का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन अगर इसमें 8 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होने चाहिए। लेकिन चूंकि ये ऑक्साइड आयन है, यानी इसमें -2 चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ चुके हुए हैं, तो हम कहेंगे कि +2 कर देंगे तो कहना हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास होंगे इसके अंदर। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि 8 प्रोटॉन हैं, उन पे प्लस +8 चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से -10 चार्ज हो गया, तो अब हम +8 को इंटीग्रेट करेंगे -10 के साथ, तो आंसर हमेशा -2 आएगा हमारा। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि जो +8 है -10, इसमें आपको थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी कि आई डोंट नो कि सर ने क्या लिख दिया, क्या हो गया। सो डोंट नीड टू गेट वरी एट ऑल, कि यहाँ पर अब वो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आपके पास नेट चार्ज है -10 है और पॉजिटिव जो है वो 8 है, तो इनको माइनस प्लस करेंगे, इन दोनों को अगर हम माइनस प्लस करेंगे तो वी कैन गेट द आंसर -2। सो दैट्स वाई नेट चार्ज जो है वो हो गया -2। तो इतना सा आपने बस लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है मैग्नीशियम आयन जो है, मतलब Mg है, उसमें +2 चार्ज होता है, तो इसका आंसर भी तकरीबन वैसा ही होगा। अब मैग्नीशियम जो है वो बेसिकली आपको नज़र आ रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो +2 चार्ज है, और वैसे देखा जाए तो मैग्नीशियम जो है वो पीरियोडिक टेबल का 12th एलिमेंट है, उसका मास 24 होता है। तो 12th एलिमेंट का मतलब है इस पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव जो है वो क्या होगा, +12 चार्ज होगा। और +2 का मतलब है कि इसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए था, लेकिन +2 चार्ज आने का मतलब है कि ये 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो 10 है। तो लिहाजा अगर हम +12 को और -10 को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक आई थिंक सो +2। सो दैट्स वाई ये पॉजिटिवली 2 चार्ज है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फाइड आयन एस -2 होता है, हैज़ अ -2 चार्ज, इसके ऊपर -2 चार्ज आ रहा होता है। सो ऐसा क्यों है? सो इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अब जो हमारे पास सल्फाइड है ना स्टूडेंट, सल्फाइड -2 अगर मैं आपको बता रहा हूँ, तो सल्फाइड को अगर हम देखें तो दैट इज द 16th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इसका मास 32 होता है, यानी प्रोटॉन जो है यानी जी जो है वो 16 है और ए जो है वो 32 है। सो 16 का मतलब है कि इसके पास 16 प्रोटॉन्स होंगे, 16 पॉजिटिव चार्ज होगा, और -2 का मतलब है कि 16 ही इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी आ चुके हैं। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे -18, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए हैं। सो अब इसको अगर बैलेंस करेंगे तो वी गॉट -2 आंसर। सो दैट मेक्स द सेंस, दैट मेक्स द नेट चार्ज ऑन द आयन -2। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट की तरफ। ये आखिरी क्वेश्चन था, असेसमेंट 1.6। ओके स्टूडेंट्स, सो देयर वी हैव असेसमेंट नंबर 1.6, और इसमें हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है आयंस को, मॉलिक्यूलर आयंस को, फ्री रेडिकल्स को, और ये हमारे पास सारी स्पीशीज़ जो हैं मौजूद हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले जो है आयंस को मालूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट आयंस या आयंस। तो आयंस इसमें जो है मुझे फ़िलहाल एक ही नज़र आ रहा है,
एंड दैट इज नाइट्राइड आयन, राइट। इसको हम बोलेंगे नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन। और नाइट्राइड आयन क्या होता है? N-3। उसके बाद मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ मॉलिक्यूलर आयंस, राइट। ये तो हो गया। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर आयंस की तरफ। मॉलिक्यूलर आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस कौन से हैं इसमें से? तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर आयंस की तरफ अगर मैं देखूं तो मुझे नज़र आ रहा है ये मॉलिक्यूलर आयन, राइट। दिस इज अ मॉलिक्यूलर आयन, दैट इज अ हीलियम मॉलिक्यूलर आयन। सो दैट इज अ हीलियम आयन, इसको मॉलिक्यूलर कहेंगे, हीलियम मॉलिक्यूलर आयन। और इस पे चार्ज क्या है? He+2। और इसके बाद हमारे पास एक और मॉलिक्यूलर आयन मुझे नज़र आ रहा है, दैट इज अ साइनाइड आयन, राइट। दैट इज साइनाइड आयन, साइनाइड आयन, राइट। और ये साइनाइड आयन जो है वो ये है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ Cn-, राइट। सी ये है। और इसके अलावा मुझे स्टूडेंट्स एक और इसमें कैटेगरी नज़र आ रही है फ्री रेडिकल्स की, जो आपसे पूछा जा रहा है। सो फ्री रेडिकल जो हैं वो कौन से हैं? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। जो बच गए हैं डेफिनेटली फ्री रेडिकल्स ही होंगे। और आई थिंक सो फ्री रेडिकल्स में जो है मैं काउंट करूँगा, I have this thing, right? This thing that is Cn- free radical, right? Cn free radical कहेंगे इसको हम, ठीक है, Cn free radical। और इसके अलावा हमारे पास अब ये बच गया, that is also molecular ion, that is a methane molecular ion, right? You're gonna call it as a methane molecular ion, right? Okay, so let me write it over here, methane molecular ion। और इसको CH4 ऐसे लिख लो, ठीक है। और मॉलिक्यूलर आयन आपको मेरे लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। वो बनते हैं बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द गैस। अगर वो हीलियम गैस है, ठीक है, या फिर वो मीथेन गैस है तो बन जाएंगे। और यू कैन कॉल इट एज अ साइनाइड को जो है आप, आई थिंक सो यू शुड टेक इट टूवर्ड्स द साइनाइड को आप यहाँ ना कैटेगराइज करो, आप इसको आयन में कैटेगराइज कर लो, राइट। आयन आपको पता है कैटायन एंड आयंस होते हैं, तो साइनाइड आयन जो है वो इसमें आएगा, आयंस में आ जाएगा। ये मैंने गलती से आपको मॉलिक्यूलर आयन इंटीग्रेट कर दिया है, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन में आप हीलियम को नोट कर लो और मीथेन मॉलिक्यूलर आयन को नोट कर लो, लेकिन साइनाइड आयन हमेशा आपको टेक इन करना है आयंस में, ठीक है। ये जो नेगेटिव होते हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, तो ये एनायंस होते हैं, तो नाइट्राइड आयन एक एनायन है और साइनाइड आयन भी एक एनायन है। और इसके अलावा मीथेन मॉलिक्यूलर आयन है, हीलियम भी मॉलिक्यूलर आयन है। और ये फिर बच जाता है हमारे पास दिस स्पीशीज जिस पे डॉट का निशान होता है, हमेशा फ्री रेडिकल होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं इसमें लिखा नहीं है, मिथाइल फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं, और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बहुत मशहूर हैं, वो हो सकते हैं। और आयंस को तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मैं लिख नहीं सकता। और मॉलिक्यूलर आयंस में नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल का भी मॉलिक्यूलर आयन होता है N2 पॉजिटिव, तो ये भी आप याद कर सकते हो। सो ये नोट डाउन कर लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट की तरफ, 1.7। जी स्टूडेंट्स, 1.7 की तरफ आ गए हैं। सो 1.7 की तरफ अगर हम देखें तो दे आर आस्किंग ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द पार्टिकल्स ऑफ। एक ऑब्जर्व करो आप फिगर को, ये आपको फिगर आपको दिखा रहे हैं नीचे, और आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द पार्टिकल्स, और बताओ कि कौन से डायग्राम कौन से पार्टिकल्स को बता रही है। सो ओके, सो एन एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर एटम, ऐसे पार्टिकल्स ढूंढो जो आपको एटम्स नजर आ रही हैं। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, सो देयर वी हैव अ जूमिंग। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है। ठीक से डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं और जूम कर देता हूँ आपको, ताकि थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। सो ये आपको हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, आई थिंक सो, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, आयोडीन, आई थिंक सो, ये क्लोरीन गैस है। और ये हमें एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर एटम्स, एटम्स की वो बात कर रहे हैं। तो आई थिंक सो एटम्स के लिए मैं बी को कैटेगराइज करूँगा, राइट। आई एम गोइंग टू कैटेगराइज बी एज एटम्स, ठीक है। ये जो हमारे पास साइड पे बी है ना, सो इसको हम कैटेगराइज करेंगे एज एटम्स, राइट। और उसके बाद मैं आपको कैटेगराइज करूँगा दूसरे पॉइंट के लिए, यानी बी के लिए, एन एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, सो मॉलिक्यूल्स को हम जो है वो कैटेगराइज करेंगे
आई थिंक सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि डायग्राम्स क्लियर नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स तो बहुत से हो सकते हैं, ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, यू कैन कॉल इट एज अ मॉलिक्यूल्स, यू कैन कॉल इट एज अ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। उसके बाद कंपाउंड की बात वो कर रहे हैं, कंपाउंड क्या हो सकते हैं, तो मॉलिक्यूल्स भी कंपाउंड हो सकते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज ऑलवेज कंपाउंड, तो इसको आप कंपाउंड भी कह सकते हो। और आई डोंट नो, आप इसको इसको कंपाउंड नहीं कहोगे, क्योंकि यहाँ कार्बन मोनो कार्बन डाई है, सो इसको भी आप कंपाउंड कह सकते हो। क्लोरीन गैस इट कुड एक्ट एज अ कंपाउंड एज वेल। अब मिक्सचर ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, यानी एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर कोई देखो, तो आई थिंक सो एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर जो है हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ओवर हेयर, ये आप देख सकते हो। इट कुड बी समथिंग लाइक मिक्सचर एंड एलिमेंट भी है इसमें, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। द मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, अब दो एलिमेंट्स का मिक्सचर आपने देखना है। अब डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है, तो मैं आपकी शायद यहाँ पे इतनी हेल्प नहीं कर सकूँगा, आपका टीचर शायद आपकी हेल्प कर दे, बट आई डोंट नो, मुझे डायग्राम सही नज़र नहीं आ रही है। सो अ मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, ओके सो फाइंड करते हैं। आई थिंक सो ये हो सकता है, ये हमारे पास, आई डोंट नो, ये शायद क्लोरीन है या ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, सो आई कैन टेक इट एज अ ई ओवर है, यानी ई मैं ये कह सकता हूँ कि ये ई है। और एफ में वो पूछ रहा है मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स की बात वो कर रहा है, और ये कंपाउंड हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं इसको एफ कैटेगराइज कर सकता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इज़ अ वेरी फम्बलिंग एक्सरसाइज, और मैंने कोशिश की आपको इसको जवाब देने की। आई होप आपका टीचर आपसे ज़्यादा बेस्ट हेल्प करे एग्ज़ाम में, मेरा ख्याल है कि आपको इतना तंग नहीं करेगी ये। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ की तरफ, 1.8 की तरफ। स्टूडेंट्स, मैं एक आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जिसमें मैं नोट बना देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम के ना नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 के हिसाब से, तो मैं आपको नोट्स बना देता हूँ ताकि आप उसको फॉलो कर लो, ठीक है। जो ए है, ए के लिए आप डायग्राम नंबर 6 देखोगे, वी आई, ठीक है। और जो बी है उसके लिए आप आई वी देखोगे डायग्राम। उसके अलावा आपके पास जो सी है उसके लिए आप आई डायग्राम को देखोगे, यानी फर्स्ट को, और डी के लिए आप सेकेंड डायग्राम को देखोगे, और ई के लिए जो है आप पांचवी डायग्राम को देखोगे, और फिर एफ के लिए जो है आप देखोगे थर्ड डायग्राम को। सो दैट मेक्स एन आइडिया। डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन दैट इज हाउ यू कैन गो। और फिर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड डिसाइड विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स पार्टिकल्स इन एन एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर। तो एलिमेंट कहाँ है, कंपाउंड कहाँ है और मिक्सचर कहाँ है, हमने इस चीज़ का जवाब देना है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस आंसर। जो पार्टिकल्स इन एन एलिमेंट जो है बी एंड एफ, यानी बी एंड एफ में जो है, तो देयर वी हैव बी एंड देयर वी हैव एफ, ठीक है। ये क्या है, डिसाइड दैट रिप्रेजेंट द पार्टिकल इन एलिमेंट और अ कंपाउंड और मिक्सचर। अब हमारे पास जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट बी और एफ एलिमेंट है, यानी बी और एफ जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं। सो बी एंड एफ जो है वो एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद हमारे पास कंपाउंड जो है वो ए और सी है, यानी ए और सी जो है वो क्या है, कंपाउंड है। सो ए प्लस सी जो है वो मैं कैटेगराइज करूँगा कंपाउंड में, ए प्लस सी। और उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर, यानी डी और ई। जो डी और ई है वो हमारे पास क्या है, डी और ई वो हमारे पास कैटेगराइज होंगे मिक्सचर में, यानी डी प्लस ई जो है वो मिक्सचर में कैटेगराइज होंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपकी मैंने हेल्प कर दी होगी इसके अंदर, और आपको आंसर मिल गया होगा। लेट्स गो फॉर सेल्फ असेसमेंट 1.8। जी स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट 1.8 की। यहाँ कैलकुलेट करना है मास 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ आयोडीन, 1 मोल ऑफ पोटाशियम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर क्यूप्रम को कहते हैं, ये इसका असली नाम है क्यूप्रम, इसका लातीनी नाम क्यूप्रम है, और उसको कॉपर जो है आम जुबान में कहा जाता है। आयोडीन दैट इज आई, पोटाशियम दैट इज के को हम जो है वो केलियम कहते हैं, और ऑक्सीजन दैट इज ओ। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है इसमें हमने 1 मोल का जो है वो आंसर बताना है आपको। तो अगर हम देखें, वी जस्ट टॉक अबाउट 1 मोल कॉपर, तो एक एटम की फॉर्म में रहता है, लेकिन आयोडीन हमेशा मॉलिक्यूल की शक्ल में रहता है। मेटल हमेशा जो है यू कैन से एटॉमिक फॉर्म में रहता है, लेकिन जो नॉन मेटल है वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। सो यू कैन जस्ट से दैट कि जो कॉपर है इसका जो वजन पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है वही वजन इसका, अगर हम देखें तो वही इसका मोलर मास होता है, यानी 1 मोल का वजन होता है। तो 63.5 जो है 5 ग्राम आप कह लो, ग्राम यूनिट इधर ग्राम लिखना है आपने, तो फिर 1 मोल होगा। अगर यूनिट लिख दोगे ना 63.5
5 एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU लिख देते, तो फिर वो एक एटम का वजन है। तो एक एटम का वजन जो है वो डेफिनेटली मोलर मास तो नहीं होगा ना। मोल आपको पता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स कंटेन करता है, या इतने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। तो मोल तो बहुत बड़ा नंबर है। सो ग्राम यूनिट लगाओगे जब मोल की बात करोगे। तो अगर एक एटम की बात करोगे तो AMU यूनिट लगा दोगे। सो आयोडीन की तरफ अगर हम देखें तो आयोडीन के डेफिनेटली अब 2 एटम है, और एक एटम जो है वो मास रखता है 127, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, और इसका आंसर जो है हमारे पास होगा कोई 254, राइट। सो 254 ग्राम जो है वो इसका आंसर होगा। उसके बाद अगर हम देखें पोटाशियम की तरफ, तो पोटाशियम चूंकि एक ही एटम है, तो पोटाशियम को हम लेंगे एज एन वन सिंगल एटम। तो पोटाशियम का आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक आई डोंट नो 39, राइट, 39 ग्राम्स। और ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 कर दो आप, क्योंकि 2 एटम्स हैं, दैट इज गोइंग टू बी 32 ग्राम्स। सो ये जो 32 ग्राम है, 39 ग्राम है, 254 ग्राम है, 63.5 ग्राम है, ये सब इनके 1 मोल का मैस है। सो यू कैन से दैट कि ये जो मैंने लिखे हैं ये मोलर मैस है, मोलर मैस, राइट। सो ये थी आपकी सेल्फ असेसमेंट 1.8। चलते हैं 1.9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, 1.9 की तरफ आ गए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट 1.9। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड यूज्ड फॉर ब्लीचिंग हेयर। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताया जा रहा है जो आपके बालों को ब्लीच करता है, यानी डाई करता है, और उसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और कैलकुलेट मास ऑफ दिस कंपाउंड, इसका हमने मास कैलकुलेट करना है, एंड दैट वुड कंटेन 2.5 मोल्स, और कम से कम 2.5 मोल्स होना चाहिए, और उसका हमने मास कैलकुलेट करना है। उसके बाद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड एग्जैक्टली वे 30 ग्राम, और हमने बताना है मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को जब वो 30 ग्राम होगा। सो ये काफ़ी इंटेंसिव क्वेश्चन है, ये मोलर कैलकुलेशंस हैं, और आई थिंक सो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। जिसको मोलर कैलकुलेशंस या मॉरल फॉर्मूलेज नहीं आते उसके लिए थोड़ा टफ होगा, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझ में आ जाए। जी तो स्टूडेंट्स, पहले हम जो है ए कंडीशन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अब ए में हमसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, सेइंग कि जो मोलर मास है वो आपने बताना है, मोलर मास आपने बताना है ऑफ H2O2, राइट। और डेफिनेटली मोलर मास बताएंगे तो आपके पास मोलर मास निकालने का तरीका आपको पता है। वी गोना टेक 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन भी आपके पास 2 हैं। सो व्हाट यू गोना डू नेक्स्ट, 2 is going to be multiplied with 1 plus 2 multiplied with 16, तो that is going to be 2 on the 2, 32, और आंसर इज 34। तो जो मोलर मास होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दैट इज 34 ग्राम्स। तो ये मोलर मास आपने निकाल लिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, क्लियर। अब हमने क्या नेक्स्ट करना है कि जब हमने मोलर मास निकाल लिया इसको हम कहेंगे द 1 मोल मास, आप ये भी कह सकते हो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है आपके पास 34 ग्राम कंटेन करेगी। अब उसके बाद अब आपने बेसिकली मालूम ये करना है कि 2.5 में आंसर बताना है, ठीक है। तो 1 मोल में तो आपको पता लग गया 34 है, तो 2.5 दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दो। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 34 ग्राम। यानी यही करना होता है जब आपने मोल 1 मोल की वैल्यू आपको जो पता होती है ना, तो जिस भी मोल में कन्वर्ट करना है तो दोनों तरफ वही वैल्यू मल्टीप्लाई कर देनी होती है। सो यू कैन गेट 2.5 मोल ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, देन गेट 85 ग्राम का आंसर होगा। तो 2.45 मोल की कंडीशन आपने इसको बता दी। तो उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 मोल्स का, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है जी कि आपने बताना है नंबर ऑफ मोल जो कि 30 ग्राम में होंगे। सो हमें पता है कि अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है, लेट्स टर्न दिस पेज, ओके। सो हमें पता है कि बी कंडीशन हम सॉल्व कर रहे हैं। सो 34 ग्राम्स ऑफ H2O2, राइट, is equals to 1 mole, right?
तो अब हम इसमें क्या करेंगे, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड 30 ग्राम्स, हमें 30 ग्राम्स चाहिए। तो ऐसा करो यहाँ पर 1 ग्राम कर लो पहले, अभी कितने 34, तो ये चीज़ आप इस साइड पे लाओगे तो डिवाइड हो जाती है। सो 1 ग्राम, इधर 1 रह जाएगा, 1 ग्राम ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू 1/34, यानी 34 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा, डेफिनेटली यू गोना मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद द 30 बिकॉज यू नीड 30 आंसर। यहाँ पर आप 30 से 1 को करोगे 30 आ जाएगा। सो 30 इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 ग्राम ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 1/34 मोल। क्लियर। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, 30 ग्राम, दैट इज व्हाट वी वांट, 30 ग्राम ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू, अब आपका आंसर क्या आएगा, 0 पॉइंट, इसको करोगे ना डिवाइड दोनों को, 0.88, कैलकुलेटर निकाल लो, करके देख लो। सो ये हमारे पास आंसर होगा 0.88। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमसे वो ये कह रहे हैं कि आ स्पून ऑफ टेबल, एक जो है टेबल पे चम्मच पड़ा हुआ है, उसमें NaCl है, जो घर में नमक होता है ना, सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है। सो कितना है स्पून के अंदर, चम्मच में कितना नमक है। ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट चम्मच। ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट चम्मच, ये हमारे पास वो चम्मच है। ओके ओके, सो इसमें मैं थोड़ा सा NaCl डाल देता हूँ। ओके, लेट मी जस्ट टेक द पर्पल कलर। ओके, ये मैंने इसमें NaCl डाल दिया, ठीक है। और इसमें मैंने NaCl डाला और इसका जो वज़न है वो है 12.5 ग्राम्स, ठीक है। ये चम्मच के अंदर नमक की मिकदार है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इट कंटेन्स। चम्मच में आपके पास अब इतना नमक है, इसके मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। तो कोई इशू नहीं है, अभी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोलर मास निकालेंगे, ठीक है। मोलर मास ऑफ NaCl निकालना है आप, ठीक है। तो सोडियम क्या होता है 23, क्लोरीन क्या होता है 35.5, और इन दोनों को आप जब जमा कर लोगे ना तो आपके पास आंसर जो बनेगा दैट इज 58.5, ठीक है। 58.5 ग्राम आपके पास आंसर बनेगा। सो व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू विद दिस। ओके, लेट मी जस्ट हैंडल दिस क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट वी गोना डू नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हमने अब ये करना है कि हमें अब पता लग गया है कि 1 मोल of NaCl is equals to 58.5 grams, right? ये हमें पता लग गया है। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू, इट इज आस्किंग कि 12.5 में, और आपको याद होगा मैंने बताया था कि जितने भी ग्राम्स हो उसको उठा के इधर डिवाइड कर दो, या भी मैंने उल्ट बता दिया आपको, आप ऐसा कर लो 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू 1 मोल। क्लियर। तो वो कह रहा है कि इतने ग्राम में कितने मोल्स होंगे, तो इतने ग्राम करने के लिए कोई इशू नहीं है, इसको उठाओ आप डिवाइड कर दो यहाँ पे लाके। सो 58.5 को इधर ले जाओगे तो इधर क्या हो जाएगा 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू 1 ओवर, ये 1 है, 1 ओवर 58.5 ग्राम्स मोल इधर आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट ये होने वाला है कि दोनों साइड्स पे आपको किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है जो आपको रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। सो 12.5 multiplied by 1 of NaCl is equals to 12.5 into 1 over 58.5 grams मोल, राइट। सो ग्राम्स तो बिल्कुल नहीं लाओगे, ग्राम्स उधर ही रह गया ना। सो ये अब आपको आपस में इनको डिवाइड करना है आपने, राइट। तो 12.5 ग्राम्स ऑफ NaCl का आपके पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर लो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर जो बनेगा कैलकुलेटर से दैट इज 0.21 मोल्स। क्लियर। सो दिस इज गोइंग टू बी द डाटा यू हैव। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बिफोर द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें, एक्स रेड people are required to swallow suspensions of barium sulfate। और जिस किसी ने अगर कोई अपने पेट का एक्सरे करवाना है ना, एक्सरेड का मतलब है एक्सरे करवाना है उसने, तो उसको ना एक सॉल्ट दिया था खाने के लिए, दैट इज बेरियम सल्फेट। तो कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट। तो 1 मोल का हमने मास कैलकुलेट करना है, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको भी हम जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, सो इसमें अब हमने क्या करना है, 1 मोल का ही तो आंसर निकालना है। सो क्या करेंगे हम,
जल्दी से इसका मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ किसका निकालेंगे, बेरियम सल्फेट का। क्या नाम है सॉल्ट का, बेरियम सल्फेट। ओके, सो बेरियम का क्या वजन होता है, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। नाउ आपको बेरियम का वजन अगर नहीं आता तो दैट इज क्वाइट डेंजरस, आप फिर नहीं कर सकोगे। तो 137 इसका मास होता है, सल्फर का 32 होता है और 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन का वजन देख लेते हैं। सो 137 प्लस 32 प्लस 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको पता है 16 होता है एक ऑक्सीजन का वजन, तो उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इफ़ यू मल्टीप्लाई दीज थिंग्स टुगेदर तो आपके पास आई डोंट नो, शायद 32 32 64 हो जाएगा। सो 137 प्लस 32 प्लस 64, और इन सबको अगर आप जमा कर लोगे यू गोना गेट द आंसर 233, और ये होगा ग्राम्स में, ठीक है। ये क्या होगा, द मोलर मास, ठीक है। ये क्या होगा, मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये होगा मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट, जो कि आया 233। अब आपको पता है क्या मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये 1 मोल का मास होगा, ठीक है। ये जो हमने निकाल लिया, दैट इज द आंसर। अब हम चलते हैं थोड़ी सी मजीद टफ सेल्फ असेसमेंट की तरफ, दैट इज 1.10। जी स्टूडेंट्स, अब हम चल रहे हैं अपनी आखिरी सेल्फ असेसमेंट की तरफ, जो कि है 1.10, और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सो एस्पिरिन इज अ कंपाउंड, एस्पिरिन मैंने आपको पहले भी बताया था एक पेन किलर है, एक इतना माइल्ड पेन किलर, और इसका हमने फार्मूला भी पीछे जो है वो डिस्कवर किया था। सो डू यू रिमेंबर द फार्मूला? जी, दैट इज समथिंग लाइक C9H8O4, ठीक है, C9H8O4, दैट इज द फार्मूला ऑफ एस्पिरिन। एक कंपाउंड है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं। इसको यूज किया जाता है पेन किलर के तौर पे, आपने पहले भी पढ़ा था। एंड एस्पिरिन टैबलेट, एक अगर डिस्प्रीन की जो गोली होती है ना, उसको आप एस्पिरिन भी कहते हो ना। डिस्प्रीन अमूमन खाई जाती है घरों में, डिस्प्रीन खून को पतला करने की दवाई होती है। सो कंटेन 1.25 into 10 to the power 30, दैट्स अ वेरी बिग क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, एक टैबलेट में स्टूडेंट्स, एक टैबलेट के अंदर आपको इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, सो दैट्स अ बिग नंबर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन दिस टैबलेट? वेरी गुड क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कि मोल्स आपने बताने हैं। स्टूडेंट्स याद रखो, मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाता हूँ, उस फॉर्मूले से आप कभी भी ये कैलकुलेशंस कर सकते हो, जो मोलर कैलकुलेशंस होती हैं। इस फॉर्मूले को सीखो पहले आप। स्टूडेंट्स फार्मूला जो है ना वो ये होता है कि अगर आपको मोल पता है तो आपको सब कुछ पता है। मोल और पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स को आप कह सकते हो, पार्टिकल्स को आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं पार्टिकल्स। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स के अलावा क्या हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं पार्टिकल्स, फार्मूला यूनिट्स। और इसके अलावा आई डोंट नो, आयंस भी पार्टिकल्स में कंसिडर होते हैं। तो ये कोई भी आपको डाटे में मिल जाए, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, एटम्स भी पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर इनकी क्वांटिटी लिखी हो, समझ लें पार्टिकल्स बता दिए उसने, तो अगर पार्टिकल्स बता दी ना स्टूडेंट्स, तो आप पार्टिकल से आ सकते हो मोल की तरफ। यू नो दैट मोल इज 6.02 इंटू 10⁻23, एक फिक्स वैल्यू, ये 1 मोल है, ठीक है, इसको 1 मोल कहते हैं। तो कहीं मोल लिखा हुआ तो 1 मोल की बात की जाएगी। तो पार्टिकल्स पता लग सकते हैं मोल से, यानी मोल अगर पता है तो पार्टिकल्स पता लग जाएंगे, ठीक है। अगर मोल कम ज़्यादा पता है, लेट्स से दैट 1 मोल पता है, तो पता लग जाएंगे इतने पार्टिकल्स हैं। अगर 0.5 मोल है तो इस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी वट एवर द मोल इज, और पार्टिकल पे जाना है तो आप क्या करोगे कि आपके पास जो भी मोल है, ठीक है, जो भी मोल की वैल्यू है उसको आप डिवाइड कर दोगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, ठीक है। तो सॉरी आपने डिवाइड नहीं करना, आपने हमेशा जो है वो मल्टीप्लाई करना है। सो मोल इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर, राइट। और एवोगैड्रोस नंबर को Na से जाहिर करते हैं। सो पार्टिकल्स पता है आपको, तो पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स उसने डाटे में दिए हुए हैं उसको आप डिवाइड कर दो एवोगैड्रोस नंबर के साथ, मोल पता लग जाएंगे आपको। ओके, एक और चीज़ पता लग सकती है, अगर आपको मोल पता है तो आपको मास ऑफ अ सब्सटेंस पता लग सकता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस। ये भी एक मार्वलस थिंकिंग है। अब मोल से आप मास ऑफ सब्सटेंस की तरफ भी जा सकते हो। कैसे? अब मोल को आपने मल्टीप्लाई कर देना है वंस अगेन मोलर मास के साथ,
अब तुम कहोगे सर ये मोलर मास कैसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो मोलर मास तो आपको निकालना आता है, मैंने पिछले सेल्फ असेसमेंट में सिखाया है आपको। तो जो भी मोलर मास निकलेगा, याद रखना मोलर मास जब भी वो आपको बताएगा ना, डेफिनेटली अगर वो कहे कि भाई मोल से मोलर सब मास बताओ सब्सटेंस का, तो मोलर मास वो आपको यानी फार्मूला ज़रूर बताएगा, क्योंकि फार्मूला बताने के बाद ही आपको पता लगेगा ना कि मोलर मास क्या होता है। क्योंकि फार्मूला जब आपको नहीं पता तो मोलर मास कैसे निकाल लोगे आप? तो या तो मोलर मास देगा या तो फार्मूला बताएगा, तो मोलर मास आपने निकालना होगा, ठीक है। सो क्या होगा, मोल से मैं सिंपल बात ये कर रहा हूँ कि मोल से आप मास सब्सटेंस कैसे निकालोगे? मोल जो भी वैल्यू मोल की आपको पता है, डेफिनेटली मोल से मोल मास ऑफ सब्सटेंस की तरफ आ रहे हो, तो जो मोल आपको पता है वो आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी सिंपली ये याद रखो। उसके बाद जो मास ऑफ सब्सटेंस है उसको अगर आपको वो दे रहा है डाटे में, वजन दे रहा है किसी सब्सटेंस का, ठीक है, तो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नमक हो गया, चीनी हो गई, एस्पिरिन होगी, इस तरह भी बात हो रही है। तो उसको आप क्या करोगे कि जो जो भी मैथ सब्सटेंस आपको पता है, नॉन मैथ यानी जो भी आपको मैथ पता है जो डाटे में दे रहा है, उसको आप डिवाइड कर दोगे मोलर मैथ के साथ, तो आप मोल्स की तरफ आ जाओगे। तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। अगर ये आप फार्मूला याद रखोगे तो किसी भी किस्म की मोलर कैलकुलेशंस करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो अब वो पार्टिकल्स की क्वांटिटी दे रहा है हमें, राइट। सो व्हाट इज गिविंग अस द क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हमें वो बता रहा है, ठीक है। और हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द टैबलेट। और देखो पार्टिकल से वो मोल पे जाने की बात कर रहा है, तो क्या करोगे, पार्टिकल्स को डिवाइड कर दोगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, राइट। तो पार्टिकल्स की क्वांटिटी है हमारे पास और हमने उसको कर देना है डिवाइड एवोगैड्रोस नंबर के साथ। सो लेट्स टेक आउट दैट फिगर और इसको आंसर निकालने की जो है वो हम कोशिश करते हैं, राइट। सो लेट्स कैरी ऑन विद दिस। अब हमें क्या पता है जी, एस्पिरिन का फॉर्मूला हमें पता लग गया, पीछे उसने याद करवा दिया था। एस्पिरिन जो है आपके पास क्या है, C9H8O4, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, इसका मोलर मास निकालना है। आई नो दैट कि आप निकाल लोगे इसका मोलर मास, तो दैट इज समथिंग लाइक 180 ग्राम्स, ठीक है। एस्पिरिन का हमने निकाल लिया मोलर मास, दैट इज 180 ग्राम्स। इसको आप आई डोंट नो, इसको आप मोलर मास ही कहोगे, ठीक है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अब मोलर मास आपको पता लग गया, राइट। तो आप क्या लिखोगे कि 1 मोल ऑफ एस्पिरिन is equals to I don't know 180 grams, right। ये 1 मोल का आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट आप वो कह रहा है कि इतने मॉलिक्यूल्स का निकालना है, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब है 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 molecules of aspirin is equals to 180 ग्राम्स, ठीक है। तो अब वो हमें क्या बता रहा है कि आपने हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द टैबलेट। अब मोल्स आपने निकालने हैं, ठीक है। आपको 1 मोल का पता लग गया, ठीक है। अब आपके पास मॉलिक्यूल्स की तादाद वो दे रहा है आपको, राइट। अब यानी पार्टिकल्स की तादाद दे रहा है। तो मैंने आपको ये जो फॉर्मूला सिखाया है आपने इसी को फॉलो करना है कि जो भी पार्टिकल्स आपको पता है उसको एवोगैड्रो नंबर से आपने डिवाइड कर देना है, तो आपको मोल्स पता लग जाएंगे। सो लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई इट वेरी इजीली। तो आपने क्या करना है कि जो भी मोल्स निकालने हैं, अगर आपने मोल्स ऑफ एस्पिरिन निकालने हैं, ठीक है, ये आपने मोलर मास ऊपर निकालना सीख लिया। सो अगर आपने मोल्स निकालने हैं तो जो भी पार्टिकल्स आपको पता है, यानी कितने पता है आपको पार्टिकल्स, दैट इज समथिंग लाइक आई डोंट नो कितने हैं वो, दैट इज 1.25 इंटू 10⁻30, क्लियर। और आपने डिवाइड कर देना है एवोगैड्रो नंबर के साथ, 6.02 इंटू 10⁻23 यानी मोलर मास के साथ। तो अब इन दोनों को आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, डिवाइड कर लेना है इनको और इसको। तो व्हाट यू गोना गेट आउट विद दिस, तो आपके पास आंसर जो आएगा दैट इज समथिंग लाइक, इन दोनों को डिवाइड करोगे 0.2 आ जाएगा और इसको ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा समथिंग 10⁻7। इसको सिंप्लीफाई कर लो स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 2.0 इंटू 10⁻6। तो ये होंगे मोल्स। तो मोल्स ऑफ एस्पिरिन आपको पता लग गया।
एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया। मतलब अब मैं आपको यहाँ से एवोगैड्रो नंबर से फिर आगे लेके जाता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता कैलकुलेशंस को, तो मैंने इसको सिंपल ही कर दिया आपके लिए, राइट। बहुत सिंपल कर दिया ताकि आप इसको इजीली कर लो। व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आपने बस मोल्स निकालने हैं। तो उसका फॉर्मूला है कि जो भी आपको नॉन पार्टिकल्स यानी नॉन पार्टिकल्स डिवाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला है, और आप इसको डिवाइड करके आंसर निकाल दोगे इसको इजीली, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेथड यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग इन शिप्स। एक शिप्स हैं उनमें रस्टिंग को रोका जाता है एंड अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, और पाइपलाइंस में रस्टिंग को रोका जाता है। इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग द आयरन टू अ ब्लॉक ऑफ मोर एक्टिव मेटल, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, या मैग्नीशियम के अलावा स्टूडेंट्स हम जिंक का इस्तेमाल भी करते हैं, और गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इस अमल को जब हम ये कर देते हैं प्रोसेस। दिस मेथड इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। कैथोडिक प्रोटेक्शन भी आप इसको कह सकते हो, या गैल्वेनाइजेशन कह सकते हो अगर जिंक लगा रहे हो मैग्नीशियम की जगह। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन 1 बिलियन एटम्स, ठीक है। अब देखो दोबारा उसने क्या कर दिया, पार्टिकल्स की क्वांटिटी दे दी, ठीक है। एटम्स कितने हैं मैग्नीशियम के, दैट इज 1 बिलियन, यानी 1 × 10⁹। तो आप क्या निकालने को वो पूछ रहा है, वो कह रहा है मोल्स बता दो आप, ठीक है। यानी आपको वो दोबारा यही बता रहा है, ये देखो इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखो, वो आपको पार्टिकल्स बता रहा है यानी एटम्स बता रहा है, और आपने मोल्स बताने। तो क्या फॉर्मूला होगा, जो भी पार्टिकल्स बता रहा है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। सो जल्दी से हम ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 moles of magnesium is equals to number of particles, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है एटम्स, एटम्स ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर। ओके, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, 1 × 10⁹। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.02 × 10⁻23। अब क्या होगा, 1 को आप डिवाइड करोगे 6.02 के साथ, तो आई डोंट नो, आंसर आपका जो है वो तकरीबन सेम ही रहेगा, राइट। तो इसका आंसर जो है आपके पास हो जाएगा 0.166, राइट। और नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट यू गोना डू कि जो हमारे पास 10⁻9 है -23 हो जाएगा। सो 0.166 मल्टीप्लाइड बाय -14 हो जाएगा ना, इसको आंसर सॉर्ट आउट करोगे तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये हो सकता है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 को यहाँ प्लेस कर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से, 1.66 × 10⁻15 मोल्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये अब कैसे हुआ है -15, ये आपको फिजिक्स वाले सर को बताना है, अगर आपको राउंड ऑफ करने आती हैं, इसको नॉर्मल वैल्यू में लिखना आता है, ठीक है। सो अभी वो मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, राइट। सो ये था हमारा लेक्चर आज का। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपने हमारे चैनल के साथ रखकर देखनी है, समझनी है सारी असेसमेंट्स, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, सब कुछ, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इट टेक एफर्ट टू मेक दिस वीडियो। और इसके अलावा अभी कोई कमेंट कर सकते हैं मज़ीद अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉर्ट आउट करवाने हैं या कोई प्रॉब्लम हल करवानी है। और इसके अलावा जो है अभी आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, उसमें बहुत से लिंक्स मौजूद हैं, उसको फॉलो कर सकते हो और पढ़ सकते हो। इसके अलावा चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मज़ीद के क्वेश्चन के लिए मुझसे रब्ता कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दैट्स इट।